नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो में। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में 3 अहम खबरों पर नजर डालेंगे और एक एक करके जान लेते हैं कि क्या रहने वाली है वो 3 महत्वपूर्ण खबर। तो पहली खबर जिस पर नजर रहेगी बरकरार वो है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के। देखिए, प्रयागराज के माघ मेले से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को 2 नोटिस भेजे गए। पहले नोटिस में बिना अनुमति के बैरियर तोड़ने का आरोप और दूसरे नोटिस में शंकराचार्य होने के संबंध में सबूत मांगे गए हैं। दूसरी बड़ी खबर जिस पर बढ़ेगी इस खास पेशकश में नजर वो है जम्मू कश्मीर को लेकर के, जहां पर जम्मू कश्मीर के अखनूर में गणतंत्र दिवस 2026 से पहले 3 से 4 संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। तीसरी बड़ी खबर ट्रंप के जिद को लेकर के, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में ग्रीनलैंड को लेकर के एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने इसे अमेरिका की सुरक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताया है। तो 3 बजे की ये 3 बड़ी खबरें जिस पर इस खास पेशकश में बनी रहेगी नजर, ये 3 महत्वपूर्ण खबरें। और चलिए अब रुक कर लेते हैं अपनी पहली बड़ी खबर की ओर, जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ माघ मेले में हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। और इसी बीच सामने आया कि मेला अथॉरिटी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को 1 नहीं बल्कि 2 नोटिस भेजे थे, जिस नोटिस में मेला प्रशासन ने उनसे शंकराचार्य होने के संबंध में सबूत मांगा था और दूसरा नोटिस था स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के 2 संस्थाओं को ये नोटिस भेजा गया था। इस नोटिस में साफ लिखा गया है कि 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिना अनुमति के पॉन्टून पुल 2 पर लगी बैरियर को तोड़ करके संगम अपर मार्ग पर भीड़ के साथ जा रहे थे। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के दूसरे नोटिस का जवाब भेजा। कहा, पालकी से चलना धार्मिक कृत्य का अभिन्न अंग है। ये आदि शंकराचार्य के काल से 2500 सालों से चला आ रहा है। अधिकारियों ने शंकराचार्य की मर्यादा को खंडित किया है, उनके अनुयायियों को पीटा है, पुलिसकर्मियों ने पालकी को घसीट करके अपराधियों के जैसा सलूक किया है। ये जवाब दिया गया है यहाँ पर अविमुक्तेश्वरानंद के मीडिया टीम के द्वारा, अविमुक्तेश्वरानंद के द्वारा। उनके द्वारा कहा गया है कि प्रशासन ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और ऐसे में कई तरह के सवाल जरूर खड़े होते हैं। सवाल देखिए कई सारे हैं। सबसे पहली बात जो इस बार बार पूछी जा रही है वो यही है कि यहाँ पर उपाधि को लेकर के जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब कैसे देंगे वो। तो इसी को लेकर के बार सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर शंकराचार्य को लेकर के पूछे गए सवालों को लेकर के अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म नजर आ रहा है। जहां हम ग्राफिक्स के जरिए चलिए समझते हैं। शंकराचार्य पर सवाल है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, मैं ज्योतिष मठ का शंकराचार्य हूं, उन्होंने कहा। जहां की मेला प्रशासन कहना है कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने नोटिस इसे लेकर के जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सवाल पूछा गया वो सवाल भी पूछ लिया गया है। प्रशासन नहीं तय करेगा शंकराचार्य कौन है। ये अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी के द्वारा ये बात कही गई है कि प्रशासन नहीं डिसाइड करेगा कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य कहे जाने पर जवाब मांगा गया मेला प्रशासन के द्वारा। और यहां पर आपको बता दें, कोर्ट में भी मामला विचाराधीन होने की बात सामने आई है। राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि ये कह सके वो कि ये तय करने का कि कौन शंकराचार्य होगा, मैं शंकराचार्य हूं कि नहीं हूं, ये राष्ट्रपति भी तय नहीं करेंगी। ये बात उनके द्वारा कही गई है। साथ ही साथ देखिए वो कहते नजर आए, शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य तय करेगा, कोई अधिकारी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति नहीं, कोई ये तय नहीं करेगा कि कौन शंकराचार्य होगा कौन नहीं होगा। मेला प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट का हवाला प्रशासन के द्वारा दिया गया है और जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के में ये मामला जो है विचाराधीन होने की बात कही गई थी और ये सवाल पूछा गया था क्योंकि ये उपाधि उनके द्वारा माना जाता है खुद ही दिया गया है। ये उपाधि जो है कोर्ट के द्वारा अभी मामला विचाराधीन है और इसीलिए ये सवाल बार पूछा जा रहा है कि आखिरकार किसने ये उपाधि शंकराचार्य की दी है। अब इस विषय पर चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ नवेद शिकोह जी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नवेद जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। नवेद जी, ये विषय अब यहाँ संत से उठ करके सीधा राजनीति पर पहुंच चुका है और ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिरकार शंकराचार्य की जो उपाधि है वो उन्हें किसने दी है। ये सवाल
सरकार के द्वारा हालांकि किसी तरह का कोई ऑफिशियल इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा सवाल पूछा जा रहा है कि शंकराचार्य की उपाधि आपको किसने दी है। और दूसरी बात यह कि उन्होंने सीधा कह दिया है कि ये राष्ट्रपति भी तय नहीं करेंगे कि कौन शंकराचार्य होगा और कौन नहीं। सीमा, शंकराचार्य वो है या नहीं है ये कोर्ट तय करेगा और उस पर कोर्ट की प्रोसीडिंग में है मामला। लेकिन ये बात तो तय है कि वो धर्माचार्य हैं और ये सब लोग मानते हैं। किसी धर्माचार्य के साथ में कोई प्रशासन अगर इस तरह का व्यवहार करेगा तो सवाल तो उठेंगे ही। जब सवाल उठेंगे तो राजनीति होना भी लाजमी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि स्वामी जी का व्यवहार थोड़ा अक्खड़ है, थोड़ा कड़वा बोलते हैं। जिस तरीके से साधु संतों का व्यवहार होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए है, संयम होना चाहिए, वो उनमें नहीं दिखता है। ये सवाल उठ सकता है। लेकिन उनके साथ मेला प्रशासन, जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरह का व्यवहार करे, ये थोड़ा सा आपत्तिजनक तो है ही, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। नावेद जी, जिस तरह से कहा जा रहा है प्रशासन के द्वारा नियम सबके लिए एक है, कुंभ में हमने जिस तरह की भगदड़ देखी थी, जो अव्यवस्थाएं देखी थी, उसको सुव्यवस्थित करने के लिए अगर एक नियम निकल करके सामने आता है तो उस नियम का पालन करना क्या गलत है? अगर वो पालन कर लेते तो क्या वो अवमानना होती उनकी? ये सवाल। सीमा जी, ये सारे प्रश्न प्रशासन के अपने आप में सही हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि बेहतर वहां व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह की दुर्घटना ना हो, बिल्कुल भीड़ को नियंत्रित किया जाए। इसलिए उनका जो मार्गदर्शन है, जो उनका रूट प्लान है, उसका पालन करना चाहिए आम इंसान को भी और किसी धर्माचार्य को भी, किसी को भी, या प्रधानमंत्री भी हो, कितनी बड़ी भी हस्ती हो, लेकिन जो प्रशासन तय कर दे उसका पालन करना चाहिए। मान लेते हैं कि उसका पालन नहीं हो रहा था, उनके जो तमाम चेले, उनके साथी जो उनके साथ जा रहे थे, उन्होंने इसके साथ भी दुर्व्यवहार किया और रिएक्शन हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बात को समझना पड़ेगा सीमा जी, आपको ये कुंभ मेला हो या ये मेला जो हो रहा हो, इस तरह का हो, ये कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों से जुड़े हुए होते हैं। माघ मेला धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ होता है। आम सनातनियों के लिए तो होता ही है, ये धर्माचार्यों के लिए, संतों के लिए होता है। और प्रशासन का ये काम होता है कि पहले इस तरह की जो बड़ी धार्मिक आध्यात्मिक हस्तियां हैं उनके पास जाएं, और प्लान तय करने पहले उनसे विमर्श करें, उनसे पूछें आपके साथ कितने लोग होंगे, आप बग्घी पर होंगे या आप किस तरीके से होंगे या पैदल होंगे। तो पहली चीज तो ये कि प्रशासन को पैसे पूरा प्लान चेकआउट, उनके साथ बड़े धर्माचार्य हैं, तमाम विवाद भी उठते रहते हैं और माहौल बेहतर बने रहे, इसलिए स्वामी जी के पास में पहले ही प्रशासन को जाना चाहिए था। उनसे हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ पूछना चाहिए था कि आप स्नान करने के लिए किस तरीके से आएंगे। कम्युनिकेशन की कमी प्रशासन की भी थी, इस बात को मानना पड़ेगा, और यही इसीलिए ये माहौल विस्फोटक हुआ। और लेकिन नवेद जी, हम चलिए मान लेते हैं ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो इतनी सारी तस्वीरें जो और अव्यवस्थाएं जो देखने को मिल रही है वो मिलती ही नहीं, सब कुछ पहले से ही शॉर्ट हो जाता, सब कुछ समझ आ जाता, कम्युनिकेशन होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक स्थिति करके हम मानते हैं कि ऐसी चीजें हुई, कहीं पे अव्यवस्था हुई, कम्युनिकेशन गैप हुई, लेकिन एक बैरिकेड पर आकर के जब प्रशासन के द्वारा विनम्रता पूर्वक अगर ये बात की जा रही है कि दूरी ज्यादा नहीं है, कृपया करके आप नीचे आएं और इतनी दूरी को स्वयं तय करें और आप जाके स्नान करें, बग्घी अलाउड नहीं है, पालकी अलाउड नहीं है, तो इसके बाद क्या ये झड़प होना जरूरी है, और वो भी शंकराचार्य जैसे बड़ी उपाधि के व्यक्ति को? प्रशासन का ये कदम बेहतर था। मैं मानता हूं कि प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन एक बात को नहीं निभाया प्रशासन ने। ये मामला बड़ा संवेदनशील होता है, धर्माचार्य हो, कोई धार्मिक गुरु हो, उनसे तमाम लोगों के इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, बड़ा पद होता है, बड़ा गरिमा। अगर कहीं ना कहीं उनके साथी, उनके चेले चपाटी या स्वामी जी बाबा इस तरीके से कोई हट भी कर रहे थे तो ये मानते बड़ा संवेदनशील मामला होता है। उससे कहीं ना कहीं धक्का मुक्की से पहले एक बार और कोशिश की जाती है, और ये माना जाता कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहां पर कमिटमेंट भारत की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से है कि हम सनातनियों का सम्मान करेंगे, हमें
हिंदू भाइयों के इमोशंस का ध्यान में रखना है, हिंदू परंपराओं का पूरे तरीके से आदर करना, ये भावना पुलिस प्रशासन बिल्कुल। में तो नजर नहीं नवेद जी, आई। यहाँ पर समझा जा सकता है ईगो, अडिगपन, घमंड, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं कम्युनिकेशन के बीच में आई, जिस वजह से ऐसी अव्यवस्था उत्पन्न हुई है जो कि ठीक नहीं है। अब हालांकि इस पर क्या जवाब दिया जाता है प्रशासन के तौर पर, क्या चीज? जी बिल्कुल, दोनों तरफ से। नवेद जी, आपका बहुत शुक्रिया एचएनए न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, और इससे पहले देखिए बड़ी खबर आपको बताएंगे, और दूसरी बड़ी खबर जो हमारी सामने आ रही है वो जम्मू कश्मीर को लेकर के है, लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जानकारी आपको देंगे क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट सफा और रोग दबा, एक ही जगह। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। दूसरी बड़ी खबर की ओर करेंगे रुख, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक दुखद और बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर के डोडा में भीषण सड़क हादसा। डोडा में सेना की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 जवान शहीद हुए हैं, 9 घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, तस्वीरें भी सामने आई है। डोडा में सेना की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 जवान शहीद हुए हैं, 9 जवान घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चलिए अब दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 से पहले जम्मू कश्मीर में 3 से 4 संदिग्ध देखे गए हैं, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है, क्या जम्मू कश्मीर में कहीं फिर से तो किसी बड़ी घटना की साजिश नहीं हो रही? दरअसल अखनूर के समाह क्षेत्र में स्थानीय युवक ने बीती रात 3 से 4 संदिग्धों को देखने का दावा किया है। सूचना के बाद सुबह से ही समाह के नौदा नाला समूह क्षेत्र में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस और एसओजी के कई जवान जंगलों में संदिग्धों की तलाशी में जुटे हुए हैं। दरिया चिनाब किनारे बसे अखनूर में करीब 14 किलोमीटर दूर सुंगल समाह क्षेत्र में संदिग्ध देखे जाने की सूचना मिलने के बाद से पुलिस ने एसओजी के साथ मिलकर क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और लगातार अब इन पर नजर बनाए रखने की बात हो रही है। गाड़ियों की चेकिंग अभियान जारी है। इससे पहले संदिग्ध ड्रोन भी कई बार देखे गए, लेकिन यहाँ पर जवानों की मौजूदगी के कारण और यहाँ पर देखिए जवानों के द्वारा कई बार उस ड्रोन को पर हमला करके उसे खदेड़ा गया है। और इस सब के बाद अब संदिग्ध मिलने की खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर के टीम लगातार जांच में जुटी है। खबरों में बढ़ते आगे, बात करते अपनी तीसरी बड़ी खबर की, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में साफ कर दिया कि अमेरिका को किसी भी हालत में ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए।
ट्रंप ने ग्रीनलैंड को बर्फ का सुंदर सा टुकड़ा बताते हुए कहा, दुनिया की सुरक्षा के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए। ट्रंप ने दावोस में तर्क दिया, अमेरिका को छोड़कर कोई भी देश का समूह ग्रीनलैंड को सुरक्षित करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। ट्रंप ने अमेरिका के पूर्व नेतृत्व की चर्चा करते हुए कहा, हम बेवकूफ थे जो हमने जर्मनी से ग्रीनलैंड की रक्षा करने के बाद उसे डेनमार्क को दे दिया, और इसको लेकर के वो सवाल करते नजर आ रहे हैं। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार बने हुए हैं यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ माफ कीजिएगा, हमारे साथ बने हुए हैं। यूके देवनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। यूके देवनाथ जी, जिस तरीके से अब सीधे तौर पर ट्रंप के द्वारा कहना है, ना टैरिफ ना मिलिट्री फोर्स, सीधे ग्रीनलैंड चाहिए, हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए, ये दिखाता है कि ट्रम्प जो है हर बात पर कितने आगे बढ़कर सहनशीलता कम दिखाते हैं। ये दोनों ही क्वालिटीज उनके अंदर उनके प्रथम टेन्योर के दौरान भी देखी गई थी कि हर चीज पर उनका टॉलरेंस लेवल बहुत कम होता है और हर चीज पर वो बहुत ज्यादा उतावलापन दिखाते हैं। हाँ। अब कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड चाहिए अमेरिका को। इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रीनलैंड जो है वो हिस्टोरिकली सदियों से ही हमेशा डेनमार्क का हिस्सा रहा है। डेनमार्क की राजधानी ने सदियों से ग्रीनलैंड के ऊपर राज किया है या कंट्रोल किया है, जो भी कहें। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड जो है उसके ऊपर आस्ते आस्ते रूस का आधिपत्य बढ़ रहा है, चीन का भी आधिपत्य बढ़ रहा है। तो ऐसा कहना तो सही उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ व्यापारिक एक्टिविटीज की वजह से रशिया वहां जाता रहता है, कुछ व्यापारिक कारणों से चीन के भी शिप्स, पानी के जहाज वहां जाते रहते हैं। लेकिन क्योंकि ग्रीनलैंड एक आजाद मुल्क का हिस्सा है, डेनमार्क का हिस्सा है, और डेनमार्क चाहे तो किसी भी के साथ व्यापार कर सकता है, वाणिज्य कर सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर यूके है। देवनाथ जी, क्या ये बात सच है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होता है, चयन प्रक्रिया होती है, इसमें फंडिंग की बहुत ज्यादा प्रावधान है। जब फंडिंग होती है तो हमने जाना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले इलॉन मस्क ने भी बहुत फंडिंग की ट्रंप को, और इसके साथ साथ बहुत सी तेल कंपनियों ने फंडिंग की है। अब जाकर के जब उन्हें पता है कि किस तरीके से तेल का सबसे ज्यादा खपत उनके द्वारा किया जाएगा, वेनेजुएला इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, और इस सब के बाद पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और ऐसे में अपने कुछ चहीतों को, चुनिंदों को बचाने के लिए ग्रीनलैंड एक सबसे सेफ जोन है, क्योंकि ग्रीनलैंड का पर्यावरण वातावरण एकदम अनुकूल है इसके हिसाब से, और साथ ही साथ रेयर अर्थ मिनरल्स ये भी बहुत ज्यादा ग्रीनलैंड में है, और यही वजह है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जो है हमेशा से ही ग्रीनलैंड पर नजर लगाए हुए था, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब वहां पर जियोग्राफिकल सर्वे होने लगे तो वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार मिले, और अमेरिका ने देखा कि शायद चीन अमेरिका से पहले दौड़कर वहां पर उनके जो खनन के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको हासिल कर रहा है। इसलिए अमेरिका को चिंता हो गई, और अमेरिका अब चाहता है कि चीन को ग्रीनलैंड से रेयर अर्थ मिनरल के कंपटीशन से बाहर निकालना है। इसके अलावा अमेरिका जो है वो जैसे नॉर्थ अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके तहत ग्रीनलैंड में बड़े बड़े रेडार लगाना चाहता है, जो कि उत्तर की तरफ देखेंगे, रूस की तरफ। अगर हम ग्लोब में देखें तो रूस से जो अगर युद्ध हुआ रूस के साथ अमेरिका का, तो रूस से जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आएंगे वो रशिया से, ईस्टर्न रशिया से फायर होने के बाद उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ते हुए वो पहुंचेंगे अमेरिका की तरफ। तो वह चाहता है कि अलास्का में जिस तरह से उसने लगाए हुए हैं रेडार, कनाडा के उत्तरी भाग में भी रेडार लगाए हुए हैं, उसी तरह से ग्रीनलैंड के उत्तरी भाग में भी अमेरिका अपने बड़े बड़े रेडार्स को लगाना चाहता है, बड़े बड़े एंटी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को लगाना चाहता है। एक और कारण अमेरिका शुरू से ही बोलता था कि ग्रीनलैंड, आइसलैंड और इंग्लैंड के बीच में जो समुद्र का रास्ता है, अमेरिका उस रूट को कंट्रोल करना चाहता है, उस गैप को समुद्र में कंट्रोल करना चाहता है कि रशिया की नेवी जो है आर्कटिक समुद्र से या बाल्टिक सागर से निकलकर ये आइसलैंड के समुद्र से होते हुए अटलांटिक तक आसानी से ना पहुंच जाए। तो ये ट्रंप का एक अंदाज है, बिजनेसमैन है, बिल्कुल। और ऐसे में देखिए, सीधा
ग्रीनलैंड को बर्फ का एक सुंदर टुकड़ा कह देना और उसे हथियार लेने की बात इनडायरेक्टली डायरेक्टली ट्रंप कहते बार बार नजर आ रहे हैं और इस पर अब यूरोपियन कंट्रीज जरूर डरती नजर आ रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया यूके देवनाथन जी HNN को अपना कीमती वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते और सीधे यहां से आपको मेरठ लिए चलते हैं, जहां मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में मौजूद। विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताओं के माध्यम से इस खेल संस्कृति को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का प्रयास किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण मेरठ में हुआ है। मेरठ क्रांति की धरा है। मेरठ ने स्वाधीनता आंदोलन में देश की आजादी के लिए एक नेतृत्व दिया था और मेरठ ने ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम को अपने जनपद का प्रोडक्ट भी बनाया, तो स्वाभाविक रूप से मेरठ का सबसे अधिक अधिकार बनता था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पे। और इसीलिए हम लोगों ने यहां पर सरधना में गंग नहर के किनारे 90 एकड़ क्षेत्रफल में, जिसमें अभी 10 एकड़ और हम देने जा रहे हैं, यानी 100 एकड़ क्षेत्रफल में प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कार्य का शुभारंभ किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कार्य शुभारंभ हुआ था, जिसमें लगभग 250 करोड़ रुपए पहले चरण में सरकार ने इसके लिए स्वीकृत किए हैं और पहले चरण का कार्य यहां पर मार्च में संपन्न होगा। सेकंड फेज के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक के कुछ नए प्रोजेक्ट हम लोगों ने यहां पर दिए हैं, जिसको भी हमें आगे बढ़ाने के लिए मैंने यहां पे कहा है। और मेरा अनुमान है कि 31 मई 2026 तक फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड के सभी कार्यों को हम आगे बढ़ा सकेंगे। अगस्त 2025 में यहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का अपना पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अभी यह सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में इस विश्वविद्यालय की क्लासेज चल रही हैं, लेकिन नए सत्र में यह विश्वविद्यालय अपने स्वयं के कैंपस में आ जाएगा। इसके उपरांत यहां पे 12 रूटीन के जो हमारे खेल हैं, उनके साथ ही जो परंपरागत अन्य खेल हैं ऐसे 6 उनको भी शामिल करते हुए 12 ऐसे अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए स्पोर्ट्स को लेकर के यहाँ पे पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन के जुड़े हुए पाठ्यक्रम और इस फील्ड से जुड़े हुए शोध के पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय में प्रारंभ होंगे। हम लोगों का प्रयास है कि विश्वविद्यालय वर्ल्ड क्लास बने, भारत की खेल सामर्थ्य को वैश्विक मंच पर ले जाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे सके। और इसके लिए अभी से विश्वविद्यालय के सामने टारगेट भी दिया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां खेल को और प्रतिभा को आगे बढ़ाने की बात उनके द्वारा कही जा रही थी। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।